अस्सलामुअलैकुम। मुनफिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट में खुश आमदेद। मैं हूँ मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, ईद तो गुजर गई, आपको गुज़श्ता ईद बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले ये बताएं, आपकी ईद कैसी गुजरी? मरियम, मेरी ईद मुद्दतों से एक ही तरह की गुजर रही है। देखो, ईद का दिन बहुत खुशगवार और उतना ही सोगवार भी होता है। ठीक है, मैं मसलन सबसे पहला काम बच्चों को लेके मॉडल टाउन कब्रिस्तान गया। मेरे वालिद ने वहाँ अम्मी के पास हाज़िरी दी, अपनी वालदा के। तो ये खुशगवार दिन है और बहुत सोगवार दिन भी है। फिर मेरे दोस्त, अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, अबरार भट्टी, उनकी कब्र पे और लोगों की। अब इस एज में ईद की हाईलाइट बेसिकली ये होती है, जो उदास भी करती है, खुश भी करती है, कि ईदियाँ देने वाले चले गए, ईदियाँ लेने वाले बहुत हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक उन सबको खुश रखे, सलामत रखे और आप भी उनमें शामिल हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन साहब। यकीनन ईद का त्यौहार खुशियों का त्यौहार होता है, लेकिन ईद सबके लिए ईद नहीं होती। कुछ नाखुशगवार खबरें भी शामिल करते हैं। खुशदार में ईद की खुशी में फायरिंग से एक नौजवान हलाक हो गया। मीरानशाह में ईद के रोज़ झूला गिर गया, जबकि 11 बच्चे ज़ख्मी हो गए हैं। सी व्यू पर इंजॉय करते 4 लोग समंदर में डूब गए। मेरा सवाल ये कि हम अपने खुशी के लम्हात को अपनी गलतियों की वजह से सोगवारी में क्यों बदल देते हैं? कैसे गुजारनी चाहिए हमें अपनी ईद? नहीं देखें मरियम, ये सारा कुछ ये तालीम, तरबियत और ग्रूमिंग का खेल है। हम अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी कौम बन चुके, कौम क्या है, हजूम एक ऐसा बन चुका है हम लोग कि हमें ना गम मनाना आता है, ना खुशी मनानी आती है। अब आप अंदाज़ा लगाओ, बसंत का त्यौहार कितना खूबसूरत था, एक रवायती सा त्यौहार था। हमने उसको भी खून आशाम बना दिया है, उसको भी खूनी त्यौहार में तब्दील कर दिया है। हम जैसे इनसिक्योर, खौफ के मारे माशरों में तो लोगों को जायदादें और पैसे बनाने से फुर्सत नहीं है। एक पागलपन तारी है। ये खूबसूरत काम है। अब रिस्क के हलाल की तलाश इबादत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरह की वहशत, इनसिक्योरिटी ने, देखो गोरे क्या करते हैं, सारा साल जो बचत की है एंड ऑफ द ईयर वो अपनी जाके वेकेशंस पे, तातीलात पे, छुट्टियों पे वो गुजार देते हैं, चूँकि वो इनसिक्योरिटी का शिकार नहीं है। उन्हें पता है कि रियासत होगी माँ के जैसी वाली बात जो है उनके मामले में दुरुस्त है। हमारी रियासत जो है अक्सर मामलात में सुतेली माँ जैसी है। अच्छा, एक बात और याद रखना कि ये एक होता है इंसान का फिज़िकल सेल्फ, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, या ये हमारे जो कैमरा ऑपरेटर हैं, या मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये हमारा फिज़िकल सेल्फ है जो हम देख रहे हैं एक दूसरे का। हमारा देखो, एक इंटेलेक्चुअल सेल्फ होता है, एक हमारा रूहानी स्पिरिचुअल सेल्फ होता है, एक हमारा नफ्सियाती सेल्फ होता है, एक हमारा सोशल सेल्फ होता है। ये सारे हमारी ज़ात के हिस्से हैं, इनमें से किसी को भी खाली नहीं रहना चाहिए। सोशल सेल्फ ये है कि आप अपने अजीज़ों अकारिब, अपने दोस्त अहबाब से रब्ता रखें। स्पिरिचुअल सेल्फ ये है कि आप अपने खालिक व मालिक और राज़िक, उसकी तरफ ध्यान पूरे 24 घंटे में कोई वक्त ऐसा हो। मुस्तकिल याद रखना तो सूफिया और औलिया का काम है। उसको इस तरह इमोशनल सेल्फ को अपने इंटेलेक्चुअल सेल्फ के लिए किताबों से दोस्ती, अच्छे लोगों से मिलना, उनसे गुफ्तगू करना। और एक बात मैं आपको बताऊं, और ये मैं नहीं करा, ये माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि स्ट्रेस आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस मॉडर्न एज के जो बहुत सारे मनफी तोहफे हैं उनमें से एक है स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा दबाव होता है इंसानों पे। तो स्ट्रेस से निपटने का बेहतरीन तरीका ये है कि अपने दोस्त अहबाब, प्यारों, करीबियों के साथ कुछ वक्त ज़रूर गुजारो, हम हर वक्त। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये आपने बात बड़ी वैसे पता की है, इस तरह का सवाल हम हर वक्त सियासत को मनहूस, इस मरदूद सियासत को रगड़ा देते रहते हैं। इस तरह के सवाल जो हैं ये बहुत कीमती होते हैं, खूबसूरत होते हैं।
हमें अपने हर किस्म के सेल्फ को एड्रेस करना चाहिए, वरना हम अधूरे रह जाते हैं। किसी का फाइनेंशियल या सोशल सेल्फ बड़ा ज़बरदस्त है, इमोशनल सेल्फ उसका बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है, रूहानी सेल्फ उसका है ही नहीं, उसने कभी उसको एड्रेस ही नहीं किया, उसको कभी अटेंड ही नहीं किया। ठीक है, एक शेर है अहमद अदीम कासमी साहब का, अपनी तकमील कर रहा हूं मैं, वरना मुझको तो तुमसे प्यार नहीं। ये सारे जगह पे पूरा उतरना। एक और बात, इंसान पहचाना जाता है इस बात से कि वो अपना फारिग वक्त वो कैसे गुजारता है, किधर यूटिलाइज करता है। तो इट डिपेंड, जिस तरह का बंदे का कैरेक्टर होगा, जिस तरह की उसकी प्रायोरिटीज़ होंगी, उसी एतबार से वो उसको फिक्स करेगा कि उसने क्या करना है। और एक बात आखिरी में आपको अर्ज़ कर दूं कि ये जो फारिग वक्त वगैरह के हज़रत मूसा के जो एजेंडे में सर फहरिस्त था ग़ुलामों को हफ्तावार छुट्टी देना, रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। हर वक्त घोड़े पर सवार रहना और हिर्स और हवस जितनी घटिया चीज़ की होगी उतने ही आप बहैसियत इंसान नीच से नीच तर होते चले जाओगे। ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, जैसे एक अच्छा लिखने वाला उसे पता है कि जुमला मुख्तसर हो और फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, तो ज़िंदगी में भी फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत है। एक वक्त आता है, रिटायरमेंट लोग इंसानों ने यूँ ही नहीं रखी, एक वक्त आता है जब बंदा कहता है कि जी बस चेरी पिकिंग टाइम है, ये पैकिंग अप टाइम है, आई हैव रीच्ड एन एज जहाँ मुझे अपना सामान असबाब उसको लपेटना शुरू करना चाहिए। जी हसन साहब, यकीनन बहुत अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल जी बहुत खूबसूरत मौजू है। लेकिन अब हम वापस सियासी मंजरनामे की तरफ चलते हैं। ग़ुलामी नहीं हकीकी आज़ादी के नाम से इमरान खान ने कैंपेन का आगाज़ किया है। लोगों को इस्लामाबाद बुलाने और इलेक्शन का इनेकाद कराने के लिए 15 जलसों की सीरीज़ का आगाज़ आज मियाँ वाली से हो रहा है। कुछ हलकों का ख्याल है कि इमरान खान की तहरीक आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ जाएगी। आप एग्री करते हैं इससे? एक बात है, हमें बचपन में पढ़ाई गई थी, एक होता है इंक्रीजिंग रिटर्न, चढ़ाव का, एक होता है कांस्टेंट रिटर्न, एक होता है डिमिनिशिंग रिटर्न। ये तीनों जिंदगी के बुनियादी अदब और उसूलों में और कवानीन में शामिल हैं। मसलन इंसान देखो, जब बच्चा रहम मादर में होता है, फिर बच्चा जन्म लेता है, उसको तो ना अपने नाम का पता, ना ज़ात का पता, ना माँ का पता, ना बाप का पता। फिर बतदरीज आहिस्ता 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 टीन एज की तरफ जाता है, होश हवास आने लगे। टीन एज के बाद वो जवानी का एक फेज़ शुरू होता है, फिर वो जवानी का फेज़ चंद साल रहता है, दैट इज़ कांस्टेंट रिटर्न। उसके बाद डिमिनिशिंग, वो उसका इन्हतात शुरू होता है और फिर ख़त्म होता है वो मौत पे। अब ये तहरीक, कुछ लोग, मैं जानता हूँ, ये भी बड़ी अच्छी बात की आपने कि ये तहरीक आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ जाएगी, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। लेकिन डिपेंड इस बात पे करता है कि पीटीआई तहरीक को लेके कैसे चलती है। याद रखना, भुट्टो को बचाने के लिए लोगों ने खुद सोचियाँ की, तो किसी ने बड़ा एक खूबसूरत जुमला बोला था कि तहरीकें जहाँ ख़त्म होती हैं, पीपल्स पार्टी वाले जाहिलों ने वहाँ से शुरू की है। जहाँ मामला ख़त्म होता है, वहाँ अगर आप वहाँ से आप शुरू करते हो तो आगे कहाँ जाओगे। सो मुझे नहीं पता कि इनका प्लान क्या है, डिपेंड करता है, ये मैनेजेबल है, हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक ये कि तहरीक फेड आउट हो जाए बतदरीज, वही डिमिनिशिंग रिटर्न जिसे कहते हैं, और एक वो है कि इसको बतदरीज इसको बढ़ाते चले जाओ, इसको हल्की आंच पे रखो, फिर ये हो सकता है। दोनों चीजें, दोनों चीजों। फवाद चौधरी पर कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम शुरू होने वाली है, क्योंकि उनके इमरान खान के खिलाफ लीक वीडियोस और ऑडियोस काफ़ी तादाद में जमा की जा रही हैं, तो ये उनकी तहरीक पर असरअंदाज हो सकती हैं, लीक्ड ऑडियोज एंड वीडियोस। देखो बेटा, ये जमा की जा रही हैं या मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगेन आई एम कोटिंग जुल्फ़िकार अली भुट्टो, चूँकि ही वॉज अ पोलिटिकल जीनियस। आप उनसे इख्तलाफ करो, इत्तफाक करो, पाकिस्तान की तारीख में कायद के बाद अगर कोई वाकई पोलिटिकल जीनियस था, मैं ग्लैमर की, हीरो वर्शिप की बात नहीं कर रहा, उसमें तो फिर इमरान भी उस कैटेगरी में, लेकिन इमरान बेसिकली इज़ नॉट अ पोलिटिकल एनिमल। भुट्टो साहब टॉप टू टो
एक सियासी जानवर थे। ये मैं को बुरी बात नहीं कर रहा, ये अंग्रेजी का एक एक्सप्रेशन है। अच्छा, तो जब उन्होंने अयूब खान को छोड़ा तो उनके खिलाफ एक कैंपेन शुरू की गई। अच्छा, उस कैंपेन के जवाब में भुट्टो ने हंसते हुए कहा था, हंसते हुए कमाल का तबसरा किया। उसने कहा, ये अहमक बूढ़ा नहीं जानता कि जब किसी आदमी की शोहरत उसके घर की गली का मोड़ मुड़ जाए तो फिर आप उसे बदनाम नहीं कर सकते, आप खुद जलीलो खार होगे। ये मैं भुट्टो को कोट कर रहा हूं, बड़ी मशहूर बात है। तो देखते हैं क्या होता है। किरदार कुशी तो वैसे भी हमारा एक शोल है, कॉमेडी कैरेक्टर बन गया है। पॉलिटिशियंस ने ये किसने नहीं किया। अब ये नवाज शरीफ एंड कंपनी जो है, मेरा तो एज ग्रुप ऐसा है, मैं तो आई एम प्रीवी टू ऑल दिस। वो क्या था, मतलब माओ जैसी बेगम नुसरत भुट्टो, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, उनको स्पेयर नहीं किया। बेनज़ीर भुट्टो, उन मोहतरमा के बारे में इन्होंने क्या नहीं किया, तो क्या बिगाड़ लिया। पीपल्स पार्टी आज भी रियलिटी है और ये उसके इर्द गिर्द रैली कर रहे हैं। सही बात है। और जो कुछ ये सारा कुछ हुआ है, इसको लीड आसिफ जरदारी ने किया है, तो और क्या चाहिए भाई। किरदार कुशी वगैरह बुनियादी तौर पे अपनी बदकिरदारी का सबूत होता है। लेकिन हसन, मरीम नवाज ने यहाँ पर एक खूबसूरत बात की है। वो कहती हैं कि इंसान की ज़ाती ज़िंदगी उसका रब्बुल इज़्ज़त का मामला है, मुझे इस गंद से दूर रखें। देखें, बात सुने, मैं मरीम की 90% बातों, अप्रोच, उसके लबो लहजे से मैं इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन इस बात पे मैं मरीम को मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत खूबसूरत, बहुत आला, बहुत मुतवाज़न शख्स का एक स्टेटमेंट हो सकता है। अच्छा, उसकी एक वजह है। मैंने आज से कोई 15-16 साल पहले, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा, उस वक्त मरीम सीन पे नहीं थी, तब मैंने हमज़ा, मूनस, बिलावल वगैरह इसका इस तरह का एम ये ख्याली सा मैंने कि इन नौजवानों ने एक मीटिंग की है जिसमें इन्होंने कहा कि हम अपने बुज़ुर्गों की गलतियां नहीं दोहराएंगे, हम एक नए एथिक्स वगैरह जो है, नई वैल्यूज़ और इक़दार अपनी सियासत में इंट्रोड्यूस कराएंगे वगैरह वगैरह। मैं अब भी ये हुस्न ज़ान है मेरा, पाकिस्तान है, यहाँ दोबारा फिर मायूसी हो सकती है और मैं कोई इतना पुरुमीद नहीं हूँ, लेकिन एक हल्की सी उम्मीद है कि बिलावल हो गया, मरियम हो गई, ये अपना मूनस, ये जो यंगस्टर्स हैं, ये एक नया सियासी कल्चर परवान चढ़ाएं। देखो, ये ज़रूरी नहीं है बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पे, ये जाहिलों वाला काम है। ये अहले मक्का वो भी यही कहा करते थे कि हम अपने बुजुर्गों का वो जो भी है वो हम कैसे छोड़ दें, हम उनके नक्शे कदम पे क्यों ना। अल्टीमेटली क्या हुआ, लेकिन वहां क़यादत हुजूर कर रहे थे, जिन जैसा कायनात में कोई दूसरा बंदा, तारीख में उनके कदमों की खाक जैसा बंदा कोई नहीं है। उन्होंने लोगों को समझाया कि अगर तुम्हारे बुजुर्गों से हिमाकतें या गलतियां या बेवकूफ़ियां हुई हैं तो आप इंसान हो। शेर का बच्चा शेर ही होता है, गीदड़ का गीदड़ होता है, हाथी का हाथी होता है। इंसान, हर नई नस्ल पिछली नस्लों का मजमुआ होती है। जहां हम ख़त्म होते हैं, जहां मेरी जनरेशन ख़त्म हो रही है, मेरे हातिम, हाशिम और मोहम्मदा की जनरेशन वहां से आगाज़ कर रही है। होना भी यही चाहिए। तो ये मैं तो कहता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, मुझे पता है कि मैं भैंसों के आगे बीन बजा रहा हूँ कि ये बिलावल, मरियम, मूनस, ये सारे मिल के बैठे हैं। आगे बढ़ते हैं साहब। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को हटाने पर इमरान खान ने अमरीकी सदर जो बाइडन से वजाहत तलब करते हुए कहा है कि गुलामी कबूल नहीं करेंगे। यार ये देखो, ये ऐवी गुलामियाँ शुलामियाँ हवाओं से नहीं आती, फ़िज़ाओं से नहीं टपकती। माजी में आज से मेरा ख्याल है, आप वो एलेक्स हैलेक की किताब है रूट्स, वो पढ़ के देखो जी। जो कालों को अगवा करके लाते थे अमेरिकन्स, फिर उनकी आपस में शादियां भी करा देते थे, वो गुलाम होते थे, उनको जैसे शेर शाह सूरी घोड़े दागता था, उनकी कमरों पर निशान। अच्छा, फिर उनके बच्चे होते थे, उनको ऑक्शन कर देते थे जैसे भेड़ बकरियों के। अच्छा, अब मॉडर्न गुलामी और है। देखो मेरी बात सुनो, जिम मॉरिसन ने का एक जुमला है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। वो कहता है कि
whoever controls the media, whoever controls the media controls the minds. जो मीडिया को कंट्रोल करता है आपकी रूहों पे, आपके जिस्म बज़ाहिर आज़ाद हैं, लेकिन दरअसल आपकी रूहों और सोचों पे उनकी हुक्मरानी है। आपकी रूहें और सोचें उनकी गुलाम हैं। एक देखो बात हो रही थी मीडिया और माइंड की, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वॉशिंगटन पोस्ट और ऐसे अखबार, मुझे बताओ इनमें से किसी मुसलमान का किसी के साथ कोई ताल्लुक है? लेकिन ये बात इन मोटे दिमागों में नहीं बैठेगी। ये सतही लोग हैं, सतही चीज़ें, ये ज़ेरे आप देखने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा, एक पबजी नहीं संभाली जा रही आपसे। मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे करेक्ट करो, चूंकि मैं इस मामले में बेसिकली जाहिल आदमी हूं। आपको पता है मेरे पास सेल फोन भी नहीं है, मैं चलाता भी नहीं हूं मैं। अच्छा, पबजी, खुदकुशियां हो रही हैं, कत्ल हो रहे हैं, वालदैन से लड़ाइयां हो रही हैं, लड़कियां घरों को घर छोड़ के भाग रही हैं, ओ भाई शादियां कर रही हैं घर छोड़ के। एक पबजी ने आपको उलट पुलट के रख दिया है। तो आपका क्या ख्याल है, जिन्होंने ये सारा कुछ लॉन्च किया है, आप गुलाम ही रहोगे। याद रखना, जब तक तुम लोग, मैंने पहले भी अर्ज किया है, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाते, आपका तो आगाज होता है फ्लश सिस्टम से। रात को सोते हो तो स्विच ऑफ करते हो लाइट्स, एसी चल रहा होता है, ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, यहाँ तो गाड़ी पे जाना है या बस पे जाना है। बीमार हो जाते हो, लाइफ सेविंग ड्रग्स सारी उनकी हैं, जितना इक्विपमेंट है, कोई शर्म है नहीं। अपनी ज़ियारतों के लिए जाना है आपने, हज के लिए जाना, उम्रे के लिए जाना है, उनके जहाज़ों पे बैठ के जाते हो। आपके अपने पल्ले क्या है? ये दुनिया जो है, ये अहद हाज़िर आज की दुनिया जो है, जिन्होंने डिज़ाइन की है वो ही इस पे हुक्मरानी करेंगे। आप उतने ही आज़ाद हैं जितने जंगल में जानवर आज़ाद होते हैं, जिनको जब चाहे उनका हांका कर लिया जाता है। लेकिन हसन साहब, हमारा अलमिया यह है कि हमने एक मिनट मरियम जी, आज डेफिनेशन बदल चुकी है। आज की गुलामी को रीडिफाइन करो, आज की आजादी को भी रीडिफाइन करो। जिन्होंने ये दुनिया तश्कील दी है आज की, जिन्होंने सेल फोन की शक्ल में आपके ऊपर पता नहीं क्या सहर तारी किया हुआ है। कोई बंदा गटर से निकलता है, हेलो, वो क्या हेलो, तो ये हम वो आजाद फलाना, बिल्कुल ढोंग है। ये बड़ी लॉन्ग टर्म बात है, मेहनत करनी पड़ेगी भाई। और जिन कौमों को सुपर पावर होने का स्टेटस मिलता है, कोई उसको तश्तरी पे रख के पेश नहीं करता। उन्होंने जानें मारी होती हैं, उन्होंने मेहनत की होती है, उनके टारगेट्स होते हैं, वो फोकस्ड होते हैं, तो फिर वो डोमिनेट करते हैं। आपने नहीं किया। जब मुसलमान तगड़े थे तो वो क्या इकबाल ने कहा है, पता नहीं, साहिल से लेकर ताब खाके काशगर, किधर ताब खाके काशगर, खाको खाक। आप ये भी नहीं कह सकते हमारे पास पैसा नहीं है। ये आपके मिडिल ईस्ट पे बरसात हुई है पेट्रोल डॉलर की, नीचे सैलाब आया है पेट्रोल का, नतीजा क्या है? रुक चुके हो। एक बात मैं आपको बताऊं, शरिया का मतलब है मुस्तकिल बहता हुआ पानी, जो अगर 3 या 4 दिन के लिए रुक जाए तो वो करीहा में बदल जाता है। हम सदियों से मुंजमद हो चुके हैं, जैसे एक बर्फ का ब्लॉक। साइबेरिया के पहाड़ की चोटी की मानिंदा आप लोग जकड़े हुए हो, कोई नई बात सोचने को। अच्छा, कुरान पाक में है भाई, मैंने तो पढ़ा है कि मोमिन अपने अहद के साथ हम आहंग होता है। जिस अहद में जिंदा होता है, उसके मसाइल को, उसके मामलात को, उसके मुतालबात को समझता है और वो एड्रेस करता है। आप भी ऐसे बैठे बैठे आपका ख्याल है कि देखो, आज दो दिन पहले मैंने खबरें पढ़ी, ऑस्ट्रेलिया में जो दुनिया का जहरीला तरीन बिच्छू है,
उसके जहर से दिल के मर्ज का इलाज, हार्ट अटैक का। क्या बात है। सुभान अल्लाह, आप क्या कर रहे हो? एक दो दिन पहले मैंने पढ़ा कि उन्होंने दीवारों, घर के अंदर दीवारों पे सब्जियां, उससे माहौल भी खूबसूरत होगा, सब्जी का वो हर तरह की सब्जी उगाई जा सकती है। आप क्या उगा रहे हो यहां? आप जहालत उगा रहे हो, गुर्बत उगा रहे हो, फिरका परस्तियां उगा रहे हो, नफरत उगा रहे हो, लूट मार उगा रहे हो। तो इसलिए ये गुलामी शुलामी फलाना, कोई हम जो बाइडन रहे ना रहे, अमेरिका रहे ना रहे, किसी और के गुलाम हो जाओगे कल। जिसके हाथ में कशकोल है, सही, हद हो गई। चलो, यकीनन मोमिन अपने मैं सड़ जाता दौर से हूं अमांग होता है, लेकिन हम उल्टा ही चल रहे हैं। ठीक है हसन साहब, यहाँ पर मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हसन साहब, हुकूमत हटाने के लिए बैरूनी साजिश पर हुकूमत ने कमीशन बनाने का ऐलान किया है। ऐसा सरबराह लगाने का ऐलान भी किया है कि जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। आप समझते हैं हुकूमत इसमें कामयाब हो जाएगी? यार, ये तो वो लोग हैं जो ईदी जैसे बगैर परों वाले फरिश्ते पे उंगलियां उठाने से बाज नहीं आए, इसलिए फजूल बातें हैं। तो कौन सी हुकूमत, कौन सा कमीशन? ये छोड़ो भाई, ये सब डंग टपाने के हरबे नुस्खे हैं। कोई ढंग की बात करो, छोड़ो इसको। ठीक है, हुकूमत बनाने के और फलाने के पाकिस्तान की तारीख सबके सामने है। हुकूमतें कैसे बनती रही हैं, टूटती रही हैं, आती रही हैं, जाती रही हैं। इसको छोड़ें आप जी। आगे बढ़ते हैं। साजिश और मुदाखलत में क्या फ़र्क है? बहुत डेफिनेशन सुनने में आ रही हैं, आप इसकी मिसालें देकर बयान करें। पहली बात तो ये है कि ये दो अलग लफ्ज़ हैं। मुदाखलत है, इंटरवीन करना, इंटरफेयर करना, साजिश है, कॉन्स्पिरेसी। वो इतनी भी अकल नहीं कि भाई ये दो मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं, तो जाहिर है इनके मतलब या मानी जो भी है वो भी मुख्तलिफ होगा। मतलब क्रूडेस्ट बात है, ज़हीरुद्दीन बाबर ने मुदाखलत की थी, चलो, ही वॉज एन इन्वेडर, कॉन्करर, उस जमाने का रिवाज ही था, कोई इसमें हैरान कुन बात नहीं। जिसका दिल करता था जिधर मर्जी बूथा उठा के, ठीक है। अच्छा, और किसके खिलाफ की थी, कहाँ की थी? ये पानीपती था शायद। पहला शिकार कौन था ज़हीरुद्दीन बाबर का? तहज्जुद गुजार इब्राहिम लोधी। नंगी चिट्ठी मुदाखलत थी। 65 की जंग में मुदाखलत थी। अमीर तैमूर उधर पहुंच गया एक मुसलमान भाई के खिलाफ, बायजीद यल्दरम, ऑटोमन्स का, उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया। वो वाहिद पीरियड है एक छोटा सा जिसमें सल्तनत उस्मानिया के दरमियान खला है जी। वो नंगी चिट्ठी मुदाखलत थी और ठीक थी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द डे वो उस जमाने के रस्मो रिवाज के मुताबिक था। इसी तरह ही हमले होते थे। अच्छा, नंगी चिट्ठी मुदाखलत, ताकत करती है मुदाखलत, कमजोरी नहीं करती ना, नॉर्मली। अच्छा, अब केस उठा के देख लो मीर जाफर का, मीर सादिक का, वो साजिश है, क्योंकि वो इस जोगे नहीं थे। एक इस काबिल नहीं था कि सुल्तान टीपू का कुछ बिगाड़ सकता, वो चवल उनके साथ मिल गया। दूसरा इस काबिल नहीं था कि नवाब सिराजुद्दौला का कुछ बिगाड़ सकता, वो उसके हरीफों के साथ मिल गया। जो फौरन पता लगे वो मुदाखलत है, जो बाद में समझ आए वो साजिश होती है। और बात सुनो, एक और बात मैं आपको चलते चलते कर्ज कर दूं, हमारे यहाँ ये बहुत गलत उलाम है कि वो अंग्रेज ने साजिश की और तुम कर लो भाई। साजिश में देखो और जहानत में बहुत थोड़ा फर्क है। दैट इज अ वेरी थिन लाइन। आप अगर कुछ करते हो तो मेरा आपके साथ एक ताल्लुक है, तो मैं कहूंगा जी माशाल्लाह मरियम बड़ी ज़हीन है। इफ आई डोंट लाइक यू, मैं कहूंगा बड़ी साची है। देयर इज अ वेरी थिन लाइन। साजिश और स्ट्रेटजी में बहुत थोड़ा फर्क है। इसी तरह आगे फिर मुदाखलत की भी कई किस्में, साजिश की भी कई किस्में हैं, लेकिन ये दो अलग अलग चीजें हैं। हम एक इतना सा मुल्क, यार मुझे तो रोना आता है, माचिस की डिबिया जितना इंग्लैंड, अपने से हजारों गुना बड़े हिंदुस्तान पे काबज, हम आज भी कह रहे हैं साजिश। और तुम कर लो, तुम कमजोर हो,
तुम्हारे मुदाखलत भी हो सकती है, चाहे ड्रोन की शक्ल में हो। तुम मरे हो, तुम कमजोर हो, तुम नाअहल हो, तुम्हारे अंदर ना इत्तेहाद है, ना इल्म है, ना इत्तफाक है, ना कोई टारगेट है तुम्हारा, तो तुम्हारे साथ तो कुछ भी हो सकता है। ये कमजोर है जो चीखें मारते फिरते हैं हमारे खिलाफ साजिश होगी, भी तुम कर लो, लेकिन तुम इस योग्य नहीं हो। अच्छा, या मुदाखलत हो गई, अच्छा जी मुदाखलत हो गई तो तुम कर लो, तुम इस योग्य नहीं हो। इस योग्य होना ये हमें जानना होगा, समझना होगा इस बात को। दुनिया ताकत की है। रब्बुल आलमीन को भी अंग्रेजी में कहते हैं ऑलमाइटी। माइट इज राइट, ये मुहावरे मैंने नहीं बनाए। जब मुसलमानों के पल्ले कुछ था तो बड़े फख्र से कहते हैं हम, कैसरो कसरा भी आप क्या कर रहे थे? आप ताकतवर थे, आपके पास जो पैगाम था वो ताकतवर था, उसके बलबूते पे आपने कैसरो कसरा को लंबा डाल दिया। उसके बाद जैसे जैसे आपका इन्हतात शुरू होता गया, आप फिर उल्टे हो गए, हमारे खिलाफ साजिश, हमारे खिलाफ मुदाखलत। क्यों भाई? ताकत हासिल करो, ठीक हो जाएगा। ये सीधी बात है भाई, ये जिंदगी का सबक है। सही। बुनियादी तौर पे जदीद तरीन सेहत में भी कानून जंगल का ही चलता है जो ताकतवर है। तो हमारा एक मुहावरा है, पता नहीं मैं गलत ना बोल जाऊं, वो पता नहीं माड़े दा पता नहीं की तगड़े दा पता नहीं किन्ने 20 माड़े का 100 और तरह का होता है, तगड़े का 100 और तरह का होता है। सही। मोहताज लोग कदम कदम पे कदम कदम के भाई यार गैस जलाते उनको याद आती है, पेट्रोल इस्तेमाल करते उनकी याद आती है, गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, अपना है क्या? हम तो वो लोग हैं जो गाड़ी का वाइपर नहीं बना सके। जिन्होंने गाड़ी बनाई वाइपर भी उन्होंने बनाया, और उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल भी उन्होंने बनाए, उसके बाद फिर सिग्नल फ्री सड़कें भी उन्होंने बनाई। वेस्ट जो है, देखो ठंडे दिल से खुदा के लिए जज्बाती होकर नहीं सोचो, वेस्ट कहीं रुकता नहीं, हम कभी चलते नहीं, दायरे के चक्कर में पड़े हुए हैं, भुगतो। जी आगे चलो। बहुत अच्छा आपने वजाहत इसकी की है हसन साहब के मुदाखलत ताकत करती है और साजिश कमज़ोरी करती है। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहानत, जी ठीक, कमजोरी नहीं जहानत, जी बिल्कुल। हाँ साहब, इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फराह खान का दिफा करते हुए कहा है कि उन्होंने करप्शन नहीं की, उनका प्रॉपर्टी का बिजनेस है, जबकि एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान की सियासत का लेवल फराह गोगी का दिफा रह गया है। देखिए बात सुने, पहली बात तो ये है कि मैं नॉर्मली अब मैं तो इस तरह की बहुत सारी खबरें मैं ना पढ़ता हूँ ना सुनता हूँ, मुझे घिन आती है, सच्ची बात है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो मोहतरमा हैं, मुझे तो आज तक इनके नाम का ही नहीं पता लग रहा कि ये फ़रत है, फराह खान है, फराह गुज्जर है, फराह शहजादी है, ये पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। एहसन इकबाल साहब ने की है तो उन्होंने तो यही करनी है, कल अल्लाह ना करे सैलाब आ जाए कहेंगे इमरान खान लाया है, अल्लाह ना करे कल जल्जला आ जाए कहें PTI लाई है। इनका क्या है? ये बिल्कुल ही और तरह का खाता है, और फराह जैसी खातून को डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज शी स्मार्ट इनफ टू डिफेंड हर सेल्फ। अगर उसने जायज़ तरीके से इतना माल बनाया तब भी वो काबिल दाद है, अगर नाजायज़ तरीके से बनाया तब भी काबिल दाद है। हमारे जो मायार हैं इस माशरे के, हर दो सूरतों में स्मार्ट वो बहुत हैं। हलाल से बनाया, हराम से बनाया, ये तो हमारे यहाँ तमीज़ नहीं रह गई। अच्छा भाई, आप इसी तरह डिफेंड करते ना जहांगीर तरीन को, अलीम खान को, अपने साथियों के। और एक बात याद रखना, कारोबार इस मुल्क में जायज़ मुमकिन ही नहीं है। इस मुल्क में रेड़ी वाला भी हराम खाने पे मजबूर है और अपने बच्चों को हराम खिलाने पे मजबूर है, क्योंकि जो भत्ता उसने कॉरपोरेशन या फलां जिसके वो ज़ेरे साया उसने रेड़ी लगाई हुई है या चाबड़ी लगाई हुई है या खांचा लगाया हुआ है,
या वो नाजायज जगह पे खड़ा है, और सारे नाजायज जगह पे खड़े हैं। सड़कें इस काम के लिए, जो उसको बता देगा मरियम वो आपसे पूरा करेगा। तो इसका मतलब क्या है, वो भी हराम खा रहा है। सो जहां का कल्चर हराम का हो, तो ये असल में मेरा जाती ख्याल है कि इमरान खान से थोड़ी उजलत, वो जल्दी में था बहुत, कि रातों रात को तोप चल जाए। रातों रात तोपें नहीं चलती, ये मरहलावार सब्र आजमास सब सालों का तहम्मुल का कारोबार है, ग्रेजुअली लेके चलना चाहिए था आगे जी। तो बाकी आप छोड़ो, दामे दुरमे सुखने जिन लोगों ने तन मन धन अपना कुर्बान कर दिया पीटीआई पे, उनको तो आपने डिफेंड नहीं किया। हालांकि उन्होंने कौन सी तोप चलाई होगी, ज्यादा ज्यादा क्या किया होगा, वही किया होगा जो रिवाज है, जो मजबूरी है। मैं खुद जिंदगी में भुगत चुका हूं। तफसील बताऊं, दिमाग ठिकाने आ जाए। रिश्वत देने गया और वापस आ गया। वो मैंने कहा यार आगे से मुझे थप्पड़ नहीं रहा। मेरे साथी, मेरे कंपनी के जो बाकी डायरेक्टर वो हंस रहे थे। तो मैंने कहा यार, मैंने सोचा कि ये कसमन, तो इसलिए छोड़ो। इस मुल्क में अगर कोई क्लेम करता है कि वो कोई काम कारोबार भी करे और करे भी दयानत के साथ, वो खुदा का खौफ करें, मुमकिन ही नहीं रह गया अब कोई काम। मैं तो रेडी की मिसाल दे रहा हूं यार, इससे छोटा को काम क्या होना है। एक रेडी वाला जब नाजायज जगह पे खड़ा होके रेडी चलाता है, या खोखा, हमारे घर के पास आपने देखा होगा सर्विस लेन पे जी, एक मार्केट 2 महीने में तैयार हो जाती है, 6-8 महीने के बाद गिरा दी जाती है, चूंकि वो फिर रीनेगोशिएट करते हैं कि तुम ज्यादा कमा रहे हो, ज्यादा पैसे दो, आओ मैं दिखा देता हूं। 8 बार हुआ उस्मान बुज़ार के दौर में ही। और मैं सोचता था, मैंने एक बार राना सनाउल्लाह से पूछा, देखो मैं रिकॉर्ड पे एक बात कर रहा हूं, तो मैंने कहा यार अपना राना साहब, वो मैं गया था लायलपुर, तो उधर तो बाजार में सिवाय 2 बंदों के आने जाने के अलावा जगह ही कोई नहीं। तो वो बाजार लायलपुर के जो 8 बाजार में, तो मैंने कहा वो आखिरी हद तक वो छाबड़ियाँ और रेडियाँ। तो राना साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। क्या बात है? उन्होंने कहा कि अदन भाई अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये डाके नहीं मार रहे। अब आप इसको जैसे मर्जी इंटरप्रेट करो, मुझे तो बात बहुत अच्छी लगी। इसी तरह सर्विस लेन में शुरू में मैं भी कुड़ता था कि यार ये क्या बदमाशी है। फिर मैंने सोचा कि यार ये चोरियां करें, डाके मारें, खाली जगह पड़ी है ना, वहां को घास है ना फलाना है, ये अगर खोखे से लगा लेते हैं तो खैर है। ये मुल्क देखो, किसी भी माशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वहां जायज और नाजायज, सही और गलत, फर्क ही ना रहे, स्याह और सफेद में लाइन ड्रॉ करना मुमकिन ही ना रहे। हम वहां पहुंचे हुए। चलें यकीनन हसन साहब, ठीक है, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, शेख रशीद ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरी सियासत गांधी की तरह है जिसमें जेल जाया जा सकता है, जबकि इमरान खान कायदे आज़म की तरह सियासत करते हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान जेल वाली सियासत से दूर रहना चाहते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि यार हमारे लोगों को कोई थोड़ा अक्ल करनी चाहिए। कायदे आज़म का नाम लेना, ओ भाई, उनके तो मुखालिफ भी कहते थे कि ही इज़ द ओनली मुस्लिम इन द होल ऑफ सब कॉन्टिनेंट who is unpurchasable and incorruptible। किसको किधर किस्म के साथ मैं गांधी तो फलाना, कायद सरतापा कानून थे। ये भी हुआ कि वो पता नहीं पर पेशी के हिसाब से कोई इस तरह का मामला था, वो पहली पेशी पे ही उनका जो था वो उसका मसला हल हो गया। उनका जो क्लाइंट था उन्होंने पैसे वापस कर दिए, वो पीटता रह गया। आपने कहा नो, स्टूडेंट्स मिलने आए, 5 मिनट लेट थे, आपने मिलने से इनकार कर दिया। वो बहुत ही बासूल, वो एक ऐसे आदमी थे जो अपने खिलाफ भी फैसला सुना सकते थे। तो मतलब कायदे आज़म को तो ना रहने। हाँ, पार्टीशन से पहले एक मुसलमान ब्यूरोक्रेट ने कोई स्टेट के कोई सीक्रेट्स वगैरह कायद की खिदमत में पेश किए, आपने टोक दिया। आपने कहा तुम रियासत के मुलाजिम हो, तुम स्टेट के मुलाजिम हो, उसके साथ अपनी लॉयल्टी का ख्याल करो। सुभान अल्लाह,
एक कैंडिडेट था कोई, ये तारीख की किताबों में, भाई मैं तो बहुत बाद में पैदा हुआ, तारीख की किताबों में लिखा है कि एक बंदे ने कहा कि मुस्लिम लीग के कैंडिडेट के खिलाफ वो खड़ा था, उसने कहा जी मैं विदड्रॉ कर लेता हूं, मेरा अब तक जितना खर्च हुआ वो दे दो। आपने कहा अगर रसूलन तुमने विदड्रॉ करना है तो करो, अदरवाइज गो हेड, मैं सीट हार जाऊंगा, बदवसूली नहीं करूंगा। खुदा का खौफ करो, किस शख्स का नाम लेते हो। और एक बात मैं ज़िमरन, वैसे तो कहते हैं कि लड़ाई के बाद जो मौका याद आए अपने मुंह पे मारना चाहिए, मैं एक बात फिर कहूं, मेरा देखो, मेरा चूंकि 30 साल से मैं यही झक मार रहा हूं, एक बात मुझे बताओ, हुक्म है कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये अहकामात हैं, ये तो करो, करते भी हैं बहुत से लोग। आपका तो ये भी हुक्म है इल्म हासिल करो, उधर क्यों नहीं जाते? चूंकि वो अखा काम है। इल्म मोमिन की खोई हुई मीरास है। हम वो बदनसीब लोग हैं जिन्होंने अपनी खोई हुई मीरास की आज तक FIR भी दर्ज नहीं कराई। ये जो भी पिछले सवालों से ना, मैं ब्रेक में मैं सोच रहा था कि ये प्रॉब्लम क्या है, हम गुलाम, हम फलां। भैया आप गुलाम हो, आपको होना चाहिए, यू डिजर्व दैट, यू आस्क फॉर दैट। आजादी 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 क्या सूखी सड़ी को चीज है? इसको झुंझुना है जाके ले आओगे किसी सुपरमार्केट से या शॉपिंग मॉल से, ये कमानी पड़ती है। आजादी याद रखना एक तराने और झंडे का नाम नहीं, आजादी सही मानों में जिंदा और ताकतवर कौम बनने का नाम। बहरहाल चलो, मैंने कहा, मुझे ब्रेक में ख्याल आया था, मैंने कहा ये मैं शेयर कर लूंगा आपके साथ। ठीक है, वो इसलिए वो छोड़ो, शेख रशीद तो कायदे आजम तो गांधी है, छोड़ो। हसन साहब, हनीफ अब्बासी ने कहा है कि जो शेख रशीद की विग उतार कर लाएगा उसे 50,000 इनाम दूंगा। हसन साहब, वैसे ये सब क्या हो रहा है? इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देकर वायलेंस प्रमोट बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन हनीफ अब्बासी को चाहिए रकम बढ़ा दे। 50,000 तो 500 नहीं रह गया अब। अच्छा, ये वही है ना एफिड्रेन फेम जी। अच्छा, वो गिलानी वाला वो केस था, इसके तो वकील भी फवाद चौधरी थे। ये ना वो फवाद को गुस्सा चढ़ जाए और पता नहीं कौन से पोल खोल दे। और मुझे ये भी बताओ किसी से पूछ के कि उस केस का आज तक फैसला हुआ कि नहीं। और ये जो अब्बासी ने कहा, मेरी संजीदगी से मैं पूल कर देता हूं, वो जरा रकम तो बढ़ाओ। 50,000 की क्या औकात है आजकल, 500 रह गया है बेसिकली। हम वो लोग हैं जिनकी जेब में पड़ा 1,000 रुपए का नोट 500 400 का रह गया है, ऊपर 1,000 लिखा हुआ है। 5,000 का नोट है, पता नहीं वो 2 का रह गया, 2.5 का रह गया, मुझे नहीं पता, कैलकुलेट करके देख लो, समझ आ जाएगी। ये तो जेबों के अंदर से माल को छेड़े बगैर लूट लेते हैं। रुपया डिवैल्यू करता है, इसका क्या मतलब है? मैं जिम्मेदार हूं, आप हो। 50,000 रुपए में लेने चले हैं हमारे शेख रशीद की विग को, होश करो, वो 2-4 लाख की तो विग होगी वो। इधर भी हनीफ अब्बासी साहब डंडी मारने से बाज नहीं आए, 50 दे के विग ले लेंगे, उसको 5 लाख में बेच देंगे, क्योंकि उसके साथ एक और भी लगा होगा, शेख रशीद की विग, साहब का विग। यस, पैसे बढ़ाओ भाई। हाँ जी, कोई बात नहीं, ये एंटरटेनर्स हैं, यकीनन, इनको सियासतदान ना समझा करो। बेशक। हसन साहब, मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने मुतालबा किया है कि उनको सदर पाकिस्तान बनाया जाए। बस यही एक आध कसर रह गई थी, अल्लाह करे पूरी हो जाए जी। क्या माशाल्लाह, क्या कमाल की बात। हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, तो आप जाते जाते अपना शेर सुना दें। अरे शेर देखो क्या कमाल का, आप मुझे बर वक्त बता दिया, थैंक यू वेरी मच। मैंने चुन के निकाला हुआ है। बिछड़ गया था जो बचपन में भूलता ही नहीं, बिछड़ गया था जो बचपन में भूलता ही नहीं, किसी भी और को ये दिल कबूलता ही नहीं। और अगर आपके दादा को पसंद ना आया जफर इकबाल साहब को और मुझे जूते पड़े तो फिर मरियम मैंने आपको नहीं छोड़ना, बस। ठीक है, यकीनन बहुत पसंद आएगा हसन साहब। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।